नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज के अपने ई कंटेंट में थर्ड ईयर के स्टूडेंट आज पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। जैसा कि आप प्लेटो के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, प्लेटो के साम्यवाद को हमने पढ़ा, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ा, प्लेटो के आदर्श राज्य को पढ़ा, उसी क्रम में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में संरक्षक वर्ग के लिए शिक्षा पर बहुत अधिक जोर दिया है। प्लेटो के समय में दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थीं। पहली एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। एथेंस की शिक्षा पद्धति में शिक्षा प्रत्येक परिवार का निजी कार्य समझा जाता था और इसमें राज्य के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु इसमें शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकताओं के प्रतिकूल होती थी। दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति जो कि राज्य के द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था और सदैव ही आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों को भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। स्पार्टा के बच्चों को 7 वर्ष की आयु में ही उनके परिवार से ले लिया जाता था और राज्य के अधिकारी उनकी संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। इस प्रकार प्लेटो के समय एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति प्रचलन में थी। इसी आधार पर प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को प्रतिपादित किया। प्लेटो की पद्धति के अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति के जीवन की अनवरत प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा की व्यवस्था राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। इस पद्धति के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा को 2 भागों में बांटा, प्रारंभिक शिक्षा जैसा कि आप देख रहे हैं और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 6 से 20 वर्ष की आयु तक, जिसमें भावनाओं और संवेगों को संतुलित करने के लिए चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जाती थी। 18 वर्ष की आयु तक जो विषय रहते थे अध्ययन के व्यायाम और संगीत। 18 से 20 वर्ष की आयु में साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन हेतु सैनिक शिक्षा का प्रावधान था। इसका उद्देश्य था सभी व्यक्तियों को श्रेष्ठ नागरिक बनाना। प्लेटो की शिक्षा योजना का दूसरा चरण था उच्च शिक्षा, जो कि 20 वर्ष के पश्चात शुरू होती थी। 20 वर्ष के पश्चात बौद्धिक और क्रियात्मक परीक्षा देनी पड़ती थी सभी को, जिसमें अनुत्तीर्ण होने वाले जो छात्र होते थे वो सैनिक एवं उत्पादक वर्ग में, जिसमें कृषक, मजदूर, व्यापारी, शिल्पी के रूप में वो कार्य करेंगे और उत्तीर्ण जो व्यक्ति होते थे वो केवल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शासक वर्ग के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान था, जिसमें विषयों के रूप में गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था। 30 वर्ष की आयु तक यह शिक्षा चलती थी। उसके पश्चात एक परीक्षा फिर देनी पड़ती थी। इसमें जो असफल व्यक्ति होते थे वो साधारण अधिकारी होंगे और सफल विद्यार्थियों को 5 वर्ष तक गणित, न्याय, तर्क, दर्शन इनका अध्ययन करना होगा। 35 वर्ष के तक भी यह शिक्षा पूर्ण नहीं मानी गई। 35 से 50 वर्ष तक व्यवहारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। इस प्रकार जो 50 वर्ष तक की आयु तक जो व्यक्ति सफल होंगे वही दार्शनिक राजा के रूप में निर्वाचित होंगे। इस प्रकार का प्रावधान प्लेटो के द्वारा किया गया। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा, अनिवार्य रूप से राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों के चरित्र में सुधार करना और उनके कर्तव्यों के निष्काम संपादन की प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न करना था।
दूसरी विशेषता, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी तरीके से विकास करना प्लेटोवादी शिक्षा का उद्देश्य था। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की अगली विशेषता, आदर्श राज्य की स्थापना करना, और इस कारण उसकी शिक्षा योजना में न्याय के तत्वों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। अगली विशेषता, शिक्षा को 2 चरणों में बांटना निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक और विज्ञान सम्मत था। पहले प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए एक निर्धारित आयु तक, उसके पश्चात उच्च शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगली विशेषता, उसकी शिक्षा योजना में स्त्री पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। एथेंस में केवल पुरुषों को शिक्षा देने का अधिकार था, लेकिन प्लेटो ने स्त्री पुरुष दोनों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की अगली विशेषता, धर्म और नैतिकता को उचित स्थान देना है। उसने नैतिकता की दृष्टि से कुरुचिपूर्ण साहित्य और कलाकृतियों को सहन करने के लिए से इनकार कर दिया। शिक्षा पद्धति की अगली विशेषता, शासन को एक कला मानकर सुशासन के लिए शासकों के शिक्षण पर बल देना, यानी दार्शनिक शासक वही बन पाएगा जो 50 वर्ष की आयु तक की समस्त शिक्षा को ग्रहण कर लेगा। प्लेटो ने शिक्षण को अल्पकालीन कार्य नहीं माना, बल्कि इसे आजीवन चलने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। प्लेटो की शिक्षा जो थी वो मैक्सी ने लिखा है कि आधुनिक लगती है। शिक्षा के संबंध में यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, लेकिन इसके पश्चात भी प्लेटो की शिक्षा पद्धति की आलोचना की जाती है। आलोचनाओं में नंबर 1, सभी वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं। प्लेटो ने जिस शिक्षा की बात कही है वह केवल शासक वर्ग के लिए है, सैनिक वर्ग के लिए है, लेकिन उत्पादक वर्ग के लिए किसी प्रकार की शिक्षा का प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरी आलोचना, साहित्य की उपेक्षा। प्लेटो ने साहित्य को बहुत कम और गणित को बहुत महत्व दिया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। साहित्य जीवन का दर्पण माना गया है और मानव की कोमल भावनाओं को विकसित कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक करता है। इस दृष्टि से जितना गणित और दर्शन को महत्व दिया जाना चाहिए, उतना ही साहित्य को भी शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए था, जो कि प्लेटो ने नहीं दिया है। अगली आलोचना, कला और साहित्य पर अनुचित नियंत्रण। प्लेटो ने कला और साहित्य पर नियंत्रण लगाया है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इसके अंतर्गत कवि और कलाकार को राज्य के नियंत्रण में जकड़ने का प्रयास किया गया है। अगली आलोचना, शिक्षा योजना सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम। प्लेटो ने जिस शिक्षा योजना को प्रस्तुत किया है वो सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम लगती है। प्लेटो ने केवल शासक वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान किया है। 35 वर्ष की आयु तक केवल शिष्य बने रहने वाले व्यक्तियों में नवीन कार्य करने का उत्साह तो समाप्त ही हो जाता है, और गुरु पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ शासक भी नहीं बन सकता। अगली आलोचना, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला। प्लेटो ने जिस शिक्षा क्रम को बताया है वो बहुत ही लंबा और खर्चीला है। व्यक्ति आजीवन शिक्षा ही प्राप्त करता रहता है, जिससे जो उत्साही लोग होते हैं वो कम रह जाते हैं, और इस प्रकार केवल कुछ धनी व्यक्ति ही शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। अगली आलोचना, व्यक्तिक विकास का बलिदान। शिक्षा योजना जो कि प्लेटो के द्वारा प्रस्तुत की गई, उसमें व्यक्ति के विकास का राज्य के हितों के लिए बलिदान कर दिया गया है। इस शिक्षा योजना में व्यक्ति के स्वतंत्र विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। और अंतिम आलोचना, चिंतन और कार्य के आदर्श में भेद। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की सबसे बड़ी त्रुटि यही है कि उसके कार्य और चिंतन के आदर्श में सामंजस्य की कमी है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का आदर्श कभी सत्य का विचार है तो कभी व्यक्ति द्वारा अपना ही विकास, कभी सामाजिक सेवा भावना है तो कभी अपने आप को समाज के अनुरूप बनाना। इस प्रकार चिंतन और कार्य के आदर्श में पूर्णतया भेद है। वस्तुतः प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन अपने समय में यह
सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। इसलिए प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था तात्कालिक समय की उसकी अनूठी देन कही जा सकती है।